जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, हम लोग मौलिक अधिकार को पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने समानता के अधिकार को पढ़ लिया है। स्वतंत्रता के अधिकार को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिनमें से हम लोग आर्टिकल नंबर 19 को पढ़ लिए हैं और आज हम लोग दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार को ही कंटिन्यू करेंगे। एक बार हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों 2 मिनट में कि हम लोग अभी क्या पढ़ चुके हैं। तो हमने अभी तक जो ये जाना है वो ये दोस्तों, मौलिक अधिकार के अंतर्गत, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, 7 प्रकार के मौलिक अधिकार होते थे। 7 प्रकार के मौलिक अधिकार होते थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अभी वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6, जिनमें से दोस्तों 6 मौलिक अधिकारों में सबसे पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। और दोस्तों समानता के अधिकार के अंतर्गत जो आर्टिकल्स आते हैं वो 14 से लेकर के 18 तक के आते हैं। इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है वह है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल जो है वो 19 से लेकर के 22 तक के आर्टिकल्स इसके अंतर्गत आते हैं। हमने ये भी जान लिया था। तो दूसरा हम पढ़ रहे हैं, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें दोस्तों हम लोग एक भाग के रूप में 19 को पढ़ लिए हैं। मतलब कि स्वतंत्रता के अधिकार का एक क्लास पहले बन चुका है जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 19 को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है कि इसके अंतर्गत क्या है। एक बार मैं आपको बता देता हूं, जो आर्टिकल नंबर 19 है इसके क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी, इतने सारे इसके अंतर्गत दोस्तों सब क्लॉज हैं और इसमें आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। मैं यहां पे ये नहीं बताने जा रहा हूं कि किसमें क्या है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसको याद कर लेना। अब इससे काम आपका नहीं चलने वाला है कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि पूरे भारत में कहीं भी भ्रमण करने या आने जाने की जो आज़ादी है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत प्राप्त होता है, तो आप केवल 19 याद करके काम चला लोगे। ऐसा नहीं होने वाला है। अब कंपटीशन बढ़ गया है, अब क्वेश्चन भी नहीं आने वाले हैं ऐसे। और आपको लगता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी गया तो क्या वो आपको बाकी सबसे अलग कर पाएगा? कहने का मतलब यह कि वो क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया, उसको तो हर किसी ने कर लिया। तो इसलिए आपको बाकी लोगों से थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा, क्योंकि आपको यह नहीं भूलना है कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। वहां पे कंपटीशन है, वहां पे बाकी लोगों को आपको ओवरटेक करना है। और इस क्रम में जब तक आप बाकी लोगों से एक्स्ट्रा नहीं याद किए हुएंगे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, तब तक दोस्तों ये यकीन मानिए कि फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और इसलिए आपको याद करना पड़ेगा, कोई कंजूसी नहीं, कोई माफी नहीं। और 19 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो 19, मैं बाकी सब आर्टिकल के ऊपर आपको इतना दबाव नहीं डाला, लेकिन 19 के आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बना करके आपको बताया था कि 19 को आप कैसे याद कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिक पहले से ही याद है या पहले से ही 19 याद है, सारा सब कुछ याद है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं याद है तो याद कर लीजिए वार्निंग के रूप में। तो इतना बताना मेरा फर्ज था, नहीं तो बाद में आप ये कहते कि सर मुझे नहीं पता था कि इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन अब आपको फर्ज क्या निभाना है, इसको याद करके निभा लीजिए। अपना भी फर्ज निभा लीजिए कि हमें याद करना है तो करना है, नहीं तो फिर दोस्तों बहुत पीछे छूट जाएंगे। यकीन मानिए 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि संपत्ति का अधिकार 19 के किस आर्टिकल में था, तो एफ में था। ये सब मतलब बिल्कुल याद होना चाहिए सारे के सारे, किसमें क्या था क्या नहीं था। 19 के पहले क्लॉज के एफ में संपत्ति का अधिकार था। तो ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं, केवल मैं आपको एक तरीके से समझाना चाहता था कि आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। अब हमारा जो अगला आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 20 पढ़ते हैं हम लोग। अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये कहता है, ये आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है, इसकी भाषा तो यही है, अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोस्तों आप शब्दशः याद कर लें तो बेटर है, लेकिन याद करने से ज्यादा जरूरी है इसको समझना।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो शब्द थोड़ा सा चेंज करके, जनरली तो यही शब्द होता है, जनरली आपके एग्जाम में जनरली यही, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जनरली यही शब्द देता है, कभी कभार वो चेंज करके दे सकता है। लेकिन अगर आप इसके मर्म को समझेंगे, अगर आप इसके भाव को समझेंगे, तो अगर थोड़ा बहुत शब्द चेंज करके भी देगा आप इजीली पहचान पाएंगे कि हाँ क्या है मामला। तो ये कहता है दोस्तों कि अगर कोई अपराध के लिए, अपराध मतलब आपको पता ही है कि अपराध क्या होता है, कोई गलत काम कर दिया आपने जो कानून के खिलाफ है। तो अगर कोई अपराध के लिए दोषी व्यक्ति है तो उसका भी कुछ अधिकार होता है, भले ही वो दोषी है, भले ही वो अपराधी है, अपराध के लिए वो दोषी है, लेकिन फिर भी उसका कुछ अपना अधिकार होगा और उस अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, उसको वो अधिकार मिलना चाहिए, उसका वो राइट है, उसका वो फंडामेंटल राइट है। तो ये 20 कहता है कि अगर कोई अपराधी है, अपराध का दोषी है और वो दोषी है लेकिन उसके पास कुछ उसके मौलिक अधिकार हैं, बिल्कुल नहीं भूलना है, आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तो क्या क्या है, केवल इतना ही नहीं है, ये तो हेडिंग है। इसके अंतर्गत दोस्तों 3 उसके पास संरक्षण होते हैं, 3 प्रकार के अधिकार होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 3 अधिकार होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला है, अब देखिए अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग शब्द मिलेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसके भाव को पकड़ना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है कि वास्तव में कह क्या रहा है। तो मैं आपको बताता हूं, आर्टिकल नंबर जो 20 है, इसमें अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कभी कभी तो क्या करता है वह ये वाली लाइन दे देता है, तो वो तो इजी है। कभी कभी वो इसके भीतर का तीनों में से कोई एक दे करके वो कहेगा ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है। तो ये 20 के अंतर्गत कुल 3 हमारे पास संरक्षण होते हैं। अगर हम दोषी हैं तब, अगर हम दोषी हैं तो हमारे पास 3 अधिकार होते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट हैं। वो क्या क्या है हम लोग समझते हैं। तो जो पहला है वो क्या कहता है, पहला कहता है दोस्तों भूत लक्षित कानून, भूत लक्षित कानूनी प्रभाव से संरक्षण। देखिए अलग अलग एग्जाम में और अलग अलग किताब में इसके शब्द अलग अलग हो सकते हैं। आपके एग्जाम में भी इस शब्द को अलग अलग तरीके से पेश करके आपसे पूछा जा सकता है। आपके एग्जाम में ये जो मैंने लिखा है ना अभी, इसको अलग शब्द में अलग वाक्य बना करके आपसे पूछा जा सकता है। तो अब जो मैं बता रहा हूं कि इसके भाव को समझना है आपको। अगर आपने भाव को पकड़ लिया तो सर कैसे पकड़ेंगे, मैं जो बता रहा हूं उसको आप अपनी किताब, अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में अपनी भाषा में लिखेंगे। अपनी भाषा में आप लिखिए, भले ही सेंटेंस लंबा बने, भले ही इतना शॉर्ट में ना लिखें, लेकिन लिखिए जो मैं बता रहा हूं। तो क्या लिखना है अब पहले समझ लीजिए, तब मैं बताऊंगा क्या लिखना है। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति दोषी है, अगर कोई भी व्यक्ति दोषी है, अगर जब मतलब वो दोषी है जब उसने कोई जुर्म किया, उसका दोष सिद्ध हो गया है, जब उसने कोई जुर्म किया था। आपको यह देखना पड़ेगा कि जब वो जुर्म किया था तब उस गलती के लिए क्या दंड था, क्या सजा था, और अभी वर्तमान में उसको उसी के तहत दंड दिया जाएगा। सर समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। मैं बता रहा हूं, आप एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ध्यान से इत्मीनान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति दोषी है, एक व्यक्ति दोषी है, तो उसका दोष क्या है। आज से 5 साल पहले उसने एक चिड़िया को मार दिया था, लेकिन कहीं भी किसी भी कानून की किताब में उस चिड़िया को मारने का कोई भी दंड नहीं था। जैसे अभी बहुत सारे लोग मुर्गा वगैरह क्या क्या खाते हैं, लेकिन सोचिए कि आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद कोई ऐसा मतलब ऐसी स्थिति बन जाए कि मुर्गा को मारना प्रतिबंधित हो जाए और कानून बना दिया गया कि नहीं भाई, अब अगर कोई भी व्यक्ति मुर्गा को काटेगा, मारेगा, या बकरे को या किसी भी चीज को काटेगा, मारेगा, तो भैया उसको 5 साल की सजा होगी या 50,000 का जुर्माना होगा। ऐसा आप मान लीजिए कि सरकार ने कानून बना दिया। अब इस कंडीशन में कोई जाकर के ये प्रूफ कर दे कि यार इसने तो पहले, कानून बनने से पहले इसने तो बहुत सारे मुर्गे काटे थे, या इसने तो बहुत ऐसे जानवरों को मारा था। तो दोस्तों जब उसने मारा था तब कानून नहीं था। तो ध्यान रखना है कि जुर्म करते टाइम, जुर्म करते समय जो कानून होगा उसी के अनुसार उसे दंड दिया जाएगा। अगर वह कानून दंड नहीं देने का प्रावधान है, मान लीजिए कोई ऐसा कानून ही नहीं है,
तो उसको कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब उसका दोष सिद्ध होता है तब के हिसाब से नहीं, जब उसने जुर्म किया था तब के हिसाब से आपको उसको दंड देना है या छोड़ना है, जैसा वो कानून कहेगा उस टाइम के। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और दोस्तों दूसरा, तो ये क्या है, इसकी भाषा आप देख लीजिए। इसमें जो भाषा दिया हुआ है इसमें मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ना, इसमें दोस्तों लिखा हुआ है, पहले देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ए है। इसके अंतर्गत मुख्य 3 तरह के अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसमें पहला जो है ये क्या कहता है, ये कहता है कि पूर्व प्रभाव से दंड का निषेध। देखिए मैं कुछ और बताया था, यहाँ पे कुछ और शब्द है, तो शब्द हेरफेर होंगे, लेकिन आप इसके भाव को, तो आपको अपनी कॉपी में ये लिखना है, हेडिंग भले ये डाल लीजिए, लेकिन लिखना यह है कि किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो उस समय अपराध न हो, जब वह कार्य किया गया था। अगर उसने कोई जुर्म किया और उस टाइम कोई दंड नहीं था तो उसे दंड नहीं मिलेगा। अगर दंड छोटा था और अब उस दंड को बढ़ा दिया गया है, तो जब वो गलती किया था उसी के अनुसार उसे सजा मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो क्या कहता है दोस्तों, दोहरे दंड। क्या कहता है, दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण। तो दूसरा क्या कहता है दोस्तों, दोहरे दंड से संरक्षण। अगर कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुनना, ये मैं क्या बता रहा हूं, ये 20 के अंतर्गत ही है, 3 चीजें हैं। तो पहला कहता है कि पूर्व प्रभाव से दंड का निषेध होगा। दूसरा क्या कहता है कि दोहरे दंड से संरक्षण। अगर कोई भी व्यक्ति किसी जुर्म के लिए एक बार सजा पा चुका है, मान लीजिए उसने सजा पूरा कर लिया, अब वो बाहर आ गया, तो देश का कोई भी जज या कोई भी व्यक्ति उसी जुर्म के लिए उसे दोबारा दंड नहीं देगा। हाँ, अगर वो दोबारा गलती करता है तब आप उस दोबारा गलती के लिए आप दोबारा दंड दोगे, तब तो वो दंड पाएगा ही। लेकिन अगर एक ही गलती किया है, वही गलती एक बार ही किया था उसने, दोबारा वो गलती नहीं किया, एक ही बार किया, उसे दंड मिला और अब आप कह रहे हो नहीं इसे दंड तो कम मिल गया, इसको दोबारा फिर से दंड देना है, तब दोस्तों ध्यान रखना है कि अब आप उसे दोबारा दंड नहीं दे सकते। अगर वही गलती वो और करता है या उसका जुर्म अलग तरीके से सामने आता है, बहुत सारे अन्य, मतलब पता चला कि एक ही व्यक्ति के मर्डर के ऊपर इसको आरोपित किया गया था, बाद में पता चला कि इसने तो 10 मर्डर किए हैं, तो बाकी के 9 मर्डर के आधार पे इसके दंड मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर एक ही जुर्म है, सेम टू सेम वही है, और बाद में दोबारा ये वही करता है, तब तो इसे दंड मिलेगा। लेकिन केवल और केवल एक ही दंड किया है तो दोहरा दंड इसको नहीं मिलेगा, केवल और केवल एक बार दंड दिया जाएगा। आप समझ जाइए इस बात को लेकर के, बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है, कि दोहरे दंड से संरक्षण मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों जो तीसरा है वो कहता है अपने विरुद्ध गवाही से संरक्षण, अपने विरुद्ध गवाही से संरक्षण। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति दोषी है या नहीं है या क्या है मामला, उसको पकड़ करके उसके ऊपर दबाव डाल करके बाध्य करके उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अपने खिलाफ गवाही देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। यह भी हमारे आर्टिकल नंबर 20 के अंतर्गत एक संरक्षण दिया गया है। तो जो पुलिस का काम होगा या जो किसी का भी काम होगा, वो केवल ये पूछना कि क्या आपने ये गलती किया है, आपने ये जुर्म किया है, लेकिन आपके ऊपर दबाव डाल करके आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए वह बाध्य नहीं करेगा। और अगर बाध्य करता भी है तो दोस्तों अगर आप कोई गवाही देते भी हैं तो वो जज के सामने एज ए सबूत के रूप में स्थापित नहीं हो सकता, वो पेश नहीं हो सकता, है ना। ऐसी कभी आपकी मजबूरी हो कि कोई पुलिस वाला हो या कोई भी हो और आपको पकड़ करके जबरदस्ती किसी चीज को लेकर के गवाही दिलवाता है, तो आप उस टाइम बोल दीजिए कुछ भी, लेकिन वो कोर्ट में मान्य नहीं होगा। बात समझ आ रहा है आपको? तो ये आपको ध्यान रखना है, अपने विरुद्ध गवाही से संरक्षण होता है। ये सारे के सारे, ये जो मैंने 3 बताया आपको, ये तीनों के तीनों आप 20 में पाएंगे, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इसके अंतर्गत 3 तरह के अधिकार दिए गए हैं। तो पहला कहता है कि पूर्व प्रभाव से दंड का निषेध, मतलब कि पहले का जो कानून होगा उसी के अनुसार ट्रीट किया जाएगा, बाद वाले कानून के हिसाब से ट्रीट नहीं किया जाएगा, चाहे कानून कुछ भी हो। दूसरा कहता है कि द्वितीय दंड से निषेध दिया गया है, संरक्षण दिया गया है। इसका मतलब है कि दोहरा
दंड नहीं दिया जाएगा। अगर एक बार कोई जुर्म सिद्ध हो गया और उसके तहत कोई व्यक्ति दंड पा लिया है तो अब दोबारा उसी गलती के लिए उसे दंड नहीं दिया जाएगा। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और तीसरा कहता है कि आत्म अभियोग से सुरक्षा, किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आप इसको इसी शब्द में लिख करके इसको याद कर लेना है। 20 इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एसआई वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप दारोगा के लिए दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 और 22 एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप इसको बिल्कुल रट लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसको याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा मौलिक अधिकार है वो क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये भी है ना। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये क्या कहता है? ये आर्टिकल कहता है कि किसी व्यक्ति को केवल, ये शब्द भी आप लिख लेंगे, किसी व्यक्ति को अच्छा लिखा हुआ होगा, हो सकता है लिखा हुआ हो, नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं है। किसी व्यक्ति को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पहले आप ये लाइन लिख लीजिए। किसी व्यक्ति को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब इसमें यहाँ पे ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप पहचान भी गए होंगे, और ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, क्या है मामला मैं बताता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ये शब्द पूरा आप ऐसे ही नोट कर लीजिए। अब जो मैं बताता हूँ वो ध्यान से सुनिए। विधि द्वारा, इसमें पहले कह रहा है कि केवल किसी भी व्यक्ति को, हमारे संविधान बनाने वालों ने क्या कहा कि केवल, जैसे अंग्रेज थे, अंग्रेज तुरंत ही कोई कानून बना करके तुरंत ही किसी को मृत्यु दंड दे देते थे, फांसी पर चढ़ा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो संविधान बनाने वालों ने कहा नहीं भाई नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे, यानी कि राज्य द्वारा ऐसा काम नहीं किया जाएगा। कैसा काम? कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण से या उसके दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाए। सर दैहिक स्वतंत्रता क्या होता है? मतलब आपके शरीर को, आपके देह को कोई कष्ट पहुंचाया जाए। तो ध्यान रखना है कि न तो आपके देह को कोई कष्ट पहुंचाया जाएगा और न ही आपसे प्राण छीना जाएगा। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि केवल अगर आपने कोई अपराध किया और उस अपराध का पहले से ही आपको कष्ट देने की बात है, तो केवल उस कानून के तहत ही आपको वो दंड दिया जाएगा। आपके प्राण, या प्राण मतलब मृत्यु दंड भी हो सकता है। अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया तब तो आपके प्राण लिए जा सकते हैं फांसी के तहत। तो भाई तब आपका जो प्राण रखने की आपकी आजादी है वो छीन ली जाएगी। तो ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। कब तक? जब तक कि वो कोई ऐसा अपराध नहीं करता जो कानून में ऐसा लिखा हो कि इसको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता छीन लेना है। देखिए इसमें साफ साफ कह रहा है, किसी व्यक्ति को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगर कानून में ऐसा लिखा है कि हाँ अगर इसने ये जुर्म किया है तो इसको फांसी पर चढ़ा दो, इसने ये जुर्म किया है तो इसको कैद करके रख दो, इसको शारीरिक कष्ट होना चाहिए यानी कि कैद करके रख दो। अगर कानून में लिखा हुआ है तभी, पहले से कानून में लिखा हुआ है तभी आपका प्राण लिया जा सकता है या आपको शारीरिक कष्ट दिया जा सकता है, अन्यथा किसी भी शर्त पर नहीं। ऐसा नहीं है कि तुरंत कोई कानून बना करके और तुरंत आपको फांसी चढ़ा दिया जाए या किसी व्यक्ति को कोई मतलब शारीरिक कष्ट दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना है कि केवल शब्द है कि केवल, बाकी किसी भी तरीके से नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित का मतलब होता है कि पहले से ही कानून द्वारा स्थापित किया गया है, कानून द्वारा स्थापित किया गया है।
तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है। और अगर किसी कानून में ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो उसके बाद आपको किसी भी तरीके से कोई भी कष्ट नहीं दिया जाएगा। अब यहां पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ग्रहण किया गया है, तो आप बताएंगे जापान से। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बताएंगे आप? जापान से। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये दोस्तों जापान, ठीक है, जापान से ये ग्रहण किया गया है। बिल्कुल आप इस चीज को याद कर लेंगे, ठीक है। विधि आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ग्रहण किया गया है, आप बताएंगे जापान से। इसके बारे में अब मैं बताता हूं आपको। देखिए, संविधान बनाने वालों ने तो बता दिया कि भाई किसी भी व्यक्ति का प्राण नहीं छीना जाएगा, किसी भी व्यक्ति को दैहिक रूप से कष्ट नहीं दिया जाएगा, लेकिन उस टाइम तो यही बड़ी बात थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, तो समय बीतने के बाद दोस्तों धीरे धीरे लोगों को अपने मौलिक अधिकार पता चले। इसके बाद क्या हुआ कि फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस बात पर विचार विमर्श करने लगा कि क्या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब जिंदा रहना है। तो उसने कहा नहीं, मेनका गांधी केस में उसने क्या कहा, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है, उसने कहा कि केवल जिंदा रहना, इस आर्टिकल के तहत केवल यह अधिकार नहीं कि आप जिंदा रहो, बल्कि आपके पास यह अधिकार है कि आप सम्मान सहित जिंदा रहो। मतलब कि किसी भी व्यक्ति का प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन प्राप्त करना भी इसी के अंतर्गत आता है। और यह किसी आर्टिकल में नहीं कहा गया है, लेकिन आपके ये आप संविधान के किसी आर्टिकल में ढूंढोगे नहीं मिलेगा, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप हमेशा आर्टिकल नंबर 21 ही बताओगे। ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 21 बताएंगे आप। प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन जीने की आजादी या स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत स्थापित है, तो आर्टिकल नंबर 21। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई केवल जिंदा नहीं रहना है, बल्कि प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन आपको पाने का मौलिक अधिकार है आपका इसके अंतर्गत। इसका मतलब यह कि आपके सम्मान में कोई ठेस पहुंचाता है तो वो 21 का उल्लंघन करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, यह भी इसी के अंतर्गत आता है। फिर ध्यान रखना है कि केरल हाई कोर्ट ने जो दोस्तों ये है इंटरनेट प्राप्त करना भी मौलिक अधिकार है, इंटरनेट प्राप्त करना। और सर आपने तो ये बताया था कि ये 19 में है, 19 में भी है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 बताया है और केरल हाई कोर्ट ने 21 बताया है। अब दोनों याद करेंगे, अगर 19 होगा एग्जाम में तो 19 टिक करेंगे, अगर 21 होगा तो 21, अगर दोनों ही होगा तो आप 19 बताएंगे, 19। तो ये ध्यान रखना है। तो इंटरनेट प्राप्त करना दोस्तों, मनपसंद विवाह करना भी इसी, ये सब वे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत बहुत लंबी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने तैयार किया है कि भाई ये भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा, ये भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंदर आएगा। अलग अलग केसों में सुप्रीम कोर्ट ने इस लिस्ट को बहुत लंबा कर दिया। तो ये बहुत लंबी लिस्ट मिलेगी आपको 21 के अंतर्गत, और ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित हैं। आर्टिकल में केवल प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात है, लेकिन इसमें दैहिक का मतलब क्या है, मनपसंद विवाह करना भी आपकी शारीरिक आजादी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सप्लेन करके बताया है। तो आप 21 याद रखेंगे। इतना ही नहीं, इसमें दोस्तों अगर कभी आपसे ये पूछे, अब यहाँ पे एग्जाम में जो कंफ्यूजन होता है वो ध्यान से सुनना आपको, और 5 स्टार बना लेना है। सबसे ज्यादा बार इसके अंतर्गत पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है विदेश भ्रमण। और कई स्टूडेंट विदेश भ्रमण, कई स्टूडेंट ये बता देते हैं कि ये 19 के अंतर्गत है। दोस्तों इसीलिए मैंने अभी बताया था आपको कि जो 19 है ना, वो देश के भीतर घूमने की आज़ादी देता है, लेकिन 21 है वह देश के बाहर घूमने की आज़ादी देता है। तो 19 के अंतर्गत ये कहा गया, 19 के डी में, 19 का जो डी है उसमें ये कहता है कि भाई आप पूरे देश में कहीं भी घूमने की आज़ादी रखते हैं, लेकिन 21 में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया है कि भाई विदेश भ्रमण करना भी हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है 21 के तहत। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, विदेश भ्रमण। फिर दोस्तों इसमें बहुत लंबी लिस्ट है ये, ठीक है। इसमें घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल आप इस चीज को याद कर लेंगे, ठीक है। 21 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत लंबी लिस्ट है, इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, आगे और भी होगा इसमें। हाँ देखिए बहुत लंबी लिस्ट है इसमें। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न
अनुसार। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केस के अंतर्गत इस लिस्ट को बहुत लंबा कर दिया। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों को सम्मिलित किया है। एक बात बताऊं आपको, अगर कभी आपको कुछ ऐसा दिखे जो ये सब अधिकार हैं जो आपको डायरेक्ट किसी आर्टिकल में नहीं दिखते, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वह 21 के अंतर्गत ही स्थापित है। 21 के अंतर्गत प्रेस है, इंटरनेट है, एक प्रेस की आज़ादी है, एक इंटरनेट है, ये सारी चीज़ें तो 19 में है। लेकिन बाकी अगर ऐसा कुछ दिखाई देता है तो अगर आप तुक्का भी लगाएंगे तो लगभग सही वाली स्थिति में होंगे हमेशा, मतलब सही की कंडीशन में रहेंगे लगभग, मतलब औसतन कम से कम अगर आप 10 बार लगाएंगे तो औसतन आपका औसत निकल के आएगा 9 बार सही होगा, 21 एक आध बार इधर उधर हो सकता है दाएं बाएं। बात समझ आ रहा? तो आप 21 याद कर लेंगे दोस्तों, लेकिन याद कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण रहित जलवायु जीने का अधिकार। अगर आपको स्वच्छ हवा नहीं मिलता, अगर आपको स्वच्छ पानी नहीं मिलता, तो आप सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से कह सकते हैं कि सरकार द्वारा हमारे प्राण या हम प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा नहीं की जा रही है, खतरे में डाला जा रहा है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि स्वच्छ जल और वायु हमें प्राप्त हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है कि स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण रहित जो जल वायु ये सब लोगों को मिले, इन सब का राइट है। तो ये ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में पूछा गया है ये भी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें। जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वास्थ्य का अधिकार, अच्छा दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सूचना का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार, वैसे तो वो एक कानूनी अधिकार था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह एक मौलिक अधिकार भी है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि किस आर्टिकल के तहत वह आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए स्वास्थ्य का अधिकार, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, ये सब हमारे सब 21 के अंतर्गत ही हैं। देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध, किसी को अकेले जेल में नहीं रखा जाएगा। ये भी अगर मतलब वो व्यक्ति विरोध करता है कि नहीं हमें अकेले नहीं रहना है, तो ध्यान रखना है कि उसे अकेले नहीं रखा जाएगा, ये भी उसका अधिकार है। त्वरित सुनवाई का अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, चिकित्सा सुविधा का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। सार्वजनिक फांसी आपको नहीं दी जा सकती, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सार्वजनिक फांसी किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, निद्रा प्राप्त करने का अधिकार, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निद्रा प्राप्त करने का अधिकार, दाह संस्कार का अधिकार, अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विदेश भ्रमण का अधिकार, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों 21 के अंतर्गत है, ये आपको याद कर लेना है। अगला जो है दोस्तों शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21A के तहत है। शिक्षा का अधिकार 21A। अब जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। ये देख के ही आपको सबसे पहले क्या पता चल रहा है, ये देखते ही आपको सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि यह आर्टिकल बाद में जोड़ा गया है। सर आपको कैसे पता, या हमें कैसे पता चलेगा कि ये बाद में जोड़ा गया है? वो ऐसे कि इसमें देखिए 21A लिखा हुआ है और ये ब्रैकेट में नहीं है, ब्रैकेट में नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये 21, अगर ब्रैकेट में होता तो इसका मतलब ये 21 के अंतर्गत कोई क्लॉज है, 21 के अंतर्गत कोई क्लॉज है, लेकिन ये ब्रैकेट में नहीं है, इसका मतलब ये स्वतंत्र आर्टिकल है। अब देखिए दोस्तों आर्टिकल नंबर 20 पहले से ही था, 21 पहले से ही था, 22 पहले से ही था। अब हमें एक नया आर्टिकल इसमें जोड़ना है संशोधन करने के। तो संशोधन बीच में क्यों घुसाते हैं, सवाल तो ये भी है। संविधान में आगे जोड़ दें पीछे जोड़ दें, ये बीच में क्यों घुसाते हैं? दोस्तों देखिए हमारे संविधान बनाने वालों ने एक प्लान किया था कि एक तरह का मिलता जुलता आर्टिकल एक जगह पे रखा जाएगा। जैसे आप कोई नोट्स बनाते हैं, आप अपने सिलेबस का नोट्स बनाते हैं, तो टॉपिक से मिलता जुलता अगर कोई फैक्ट मिलता है तो आप वहीं पर लिखते हैं ना। ऐसा नहीं कि नोट्स में कहीं भी लिख देंगे आगे पीछे, ऐसा तो नहीं करते, आप उस टॉपिक के पास रखते हैं। संविधान का भी नियम यही है, वैसे कोई स्थापित नियम नहीं है, लेकिन कोशिश यही होती है कि मिलता जुलता, अगर कोई भी चीज मिलता जुलता है तो उसको संशोधन करके उस आर्टिकल के पास रखा जाएगा। तो यहां पर हमें शिक्षा का अधिकार जोड़ना था, तो हम कहां जोड़े शिक्षा का अधिकार, कहां जोड़े कहां जोड़े? तो 21 में इतने सारे सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार बताए थे और इसके पहले ये भी इसी में आता था, 21 में ही आता था। फिर दोस्तों इसको एक मौलिक अधिकार के रूप में 21A के तहत स्थापित कर दिया गया, संसद द्वारा
संविधान में संशोधन करके इसको एक अलग ही अधिकार बना दिया गया, एक स्वतंत्र आर्टिकल बना दिया गया। अब आर्टिकल बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है 21 पहले से है, 22 पहले से है, तो 21A नाम से इसको स्थापित किया गया। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है शिक्षा का अधिकार। क्या नाम है दोस्तों? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार है, तो ये आपको ध्यान रखना है, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो ये कब जोड़ा गया था? ये दोस्तों जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल रट लेंगे, याद कर लेंगे। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल नंबर 21A के तहत। ध्यान रखना है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान में पहले भी था, लेकिन वह मौलिक अधिकार नहीं था। तो फिर वो क्या था? वह दोस्तों आर्टिकल नंबर 45, आर्टिकल नंबर 45 के तहत एक डीपीएसपी है, एक नीति निदेशक तत्व है। सर नीति निदेशक तत्व क्या होता है? नीति निदेशक तत्व का मतलब होता है कि सरकार का ये उद्देश्य होगा, सरकार का ये उद्देश्य होगा, सरकार ये कोशिश करेगी कि ऐसा करना है। तो आर्टिकल नंबर 45 में यही बात लिखा हुआ था कि सरकार ये प्रयास करेगी कि सबको शिक्षा का अधिकार मिले। सरकार ये प्रयास करेगी, राज्य ये प्रयास करेगा, राज्य ये प्रयास करेगा। जब प्रयास करने की बात होती है तो वो दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्व में मिलता है। तो राज्य द्वारा ये प्रयास किया जाएगा कि सबको शिक्षा का अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार मिले। तो सबको का मतलब किसको? सबको, हर व्यक्ति को नहीं, सबको नहीं। सबको का मतलब ये होता है दोस्तों हर उस व्यक्ति को, हर उस नागरिक को जो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु का है, 6 से लेकर के 14 तक के आयु का है। तो सरकार का यह प्रयास होगा कि उसको निःशुल्क शिक्षा मिले, उसे शिक्षा का अधिकार हो। तो ये आर्टिकल नंबर 45 में पहले से ही स्थापित था। बस यहां से हमने क्या कर दिया, इसको हटा करके मौलिक अधिकार कर दिया। तो सर इसका मतलब 45 में अब ये नहीं है, 45 में दोस्तों एज घटा दिया गया। अब सरकार का उद्देश्य यहाँ पे बदल दिया गया है, और अब सरकार को कहा गया है कि 0 से लेकर के 6 तक के जो हैं बच्चे हैं, इनको आपको मौलिक अधिकार बनाने का प्रयास करना है, अधिकार देने का प्रयास करना है। तो अभी ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये जब 45 में आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अब ये 0 से लेकर के 6 हो गया है, और ये एक राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में स्थापित है। लेकिन अभी जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो क्या है? 21A में है। और ये एज आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु का कोई भी बच्चा होगा तो उसे निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, ऐसा इस आर्टिकल के तहत प्रावधान किया गया है। एक चीज और भी है, राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया इसी के तहत। दोस्तों राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया 2009 में। 2009 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन होगा। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया? ये तो संविधान में संशोधन है। क्या सरकार इतना कह देगी कि भाई सबको शिक्षा मिलेगा, सबका मौलिक अधिकार है, तो उससे मिल जाएगा सबको? नहीं, उसके लिए कुछ प्रावधान करना होगा, उसके लिए कुछ व्यवस्था करनी होगी। तो सरकार ने एक कानून बनाया। सोचिए 2002 में ये बनाया गया था, 7 साल लग गए थे सरकार को शिक्षा का अधिकार देने में। मौलिक अधिकार तो स्थापित कर दिया गया था, लेकिन शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, कभी भी आपसे पूछे शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? 2009। लेकिन यह लागू कब हुआ? तो दोस्तों आप बताएंगे 2010 में लागू हुआ था। 2010 में ये लागू हुआ था। ठीक है, 2010 में लागू हुआ था, लेकिन 2009 में ये एक्ट आया था। दोनों ही पूछा जाता है, दोनों ही पूछा जाएगा। कब आया था? 2009 में। कब लागू हुआ था? 2010 में। ठीक है, तो इतनी बातें हैं 21 को लेकर के। 21A क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार। इसके अनुसार राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और अगर कभी स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी बता दिया, स्टेटमेंट में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि यह जो मौलिक अधिकार है यह इसके पहले किस आर्टिकल में स्थापित था? तो दोस्तों ये इसके पहले आर्टिकल नंबर 45 में स्थापित था, लेकिन वहां पर मौलिक अधिकार तो है नहीं। जितने भी आर्टिकल राज्य के नीति निदेशक तत्व में है, तो ये पहले राज्य के नीति निदेशक तत्व में था, उसके लिए सरकार बाध्य नहीं है। लेकिन जब मौलिक अधिकार बन जाता है तो अब ये वाद योग्य हो जाता है, और अब इसको स्थापित करने के लिए सरकार बाध्य हो जाती है। सरकार बाध्य है। तो पहले सरकार बाध्य नहीं थी जब आर्टिकल नंबर 45 में था, अब सरकार बाध्य है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो
6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात है। ये पहले आर्टिकल नंबर 45 में था, अब ये आर्टिकल नंबर 21A के तहत है, एक शिक्षा का अधिकार है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत स्थापित किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इतनी बात है, ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आप याद कर लेंगे। अब एक चीज और आप यहीं पे याद कर लो, राइट टू एजुकेशन मैंने बता दिया आपको 2009, यहाँ पे लिख लेंगे आप। और ये लागू कब हुआ? 2010 में। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अधिनियम ये संशोधन है, ये अधिनियम है, कब लाया गया था, किस वर्ष? 2009 में लाया गया था। मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं, जानबूझ करके रिपीट कर रहा हूं ताकि आप इस चीज को मिस ना करें, ठीक है, भूले नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिल्कुल इसको याद कर लेना आपको। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 कहता है अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तारी हो रहा है, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा रही है, देखिए जो 20 है वो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, और जो 22 है वह गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण देता है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी किसी व्यक्ति की जा रही है, मान लीजिए पुलिस वाले आए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, तो उस जो गिरफ्तार होने वाला है, जो गिरफ्तार हो रहा है या जो गिरफ्तार हो गया है, उसका क्या कोई मौलिक अधिकार होगा? तो बिल्कुल होगा। और ये बात 22 बताता है कि उसके पास क्या क्या अधिकार होंगे। तो 22 क्या कहता है? 22 कहता है भाई अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाओगे तो सबसे पहले गिरफ्तारी का कारण जानना उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। 22 के अंतर्गत पहला आप याद करेंगे कि यह तो भैया कारण जानने का एक मौलिक अधिकार है। फिर दूसरा दोस्तों, जब वो गिरफ्तार हो रहा है ना, तो गिरफ्तार होने के बाद 24 घंटे के भीतर, कितने समय के? 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे समय भी पूछा जाता है, 12 घंटे, 72 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 24 घंटे के भीतर उसे जिला मजिस्ट्रेट या जो जिला न्यायाधीश होता है या मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने उपस्थित करना अनिवार्य है पुलिस वालों को। कि पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो जिला न्यायालय का जो जज होता है, जिला जज होता है या मजिस्ट्रेट होता है, उसके सामने भैया उपस्थित करना है। कितने समय के भीतर? 24 घंटे के भीतर। और ध्यान रखना है यह भी बात कि आने जाने का समय काउंट नहीं होता है। कथन कारण के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है, आने जाने का समय काउंट नहीं होता। बिल्कुल आप इस चीज को लिख लेंगे, नोट करके लिख लेंगे, आने जाने का समय नहीं होता। जो पुलिस वालों के जो गिरफ्त में है केवल वही, आने जाने का समय उसमें काउंट नहीं होगा। तो 24 घंटे का समय इंपॉर्टेंट है। तो पहला कारण जानने का अधिकार, दूसरा 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने का अधिकार। इसीलिए जो गांवों के पुलिस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं और जैसे ही 24 घंटे होने वाला होता है वो उनको छोड़ देते हैं। एक दो लोग, कोई गाँव में क्या होता है, द्वेष में अगर किसी ने मतलब पुलिस को पैसा दे करके, पुलिस के ऊपर दोस्तों बहुत गलत आरोप लगाए जाते हैं, और पुलिस का जो चरित्र है अच्छा बुरा अपनी जगह है, लेकिन लोगों के दिमाग में गंदा ही इमेज है। शायद इक्का दुक्का लोग होंगे जो सही, मतलब जिनके नज़र में पुलिस की इमेज काफ़ी अच्छी हो, नहीं तो जनरल एक आम नागरिक से अगर आप बात करेंगे तो पुलिस के उसके नज़र में पुलिस का जो बिहेव है वो गलत ही है। लेकिन ये धरातल पर है नहीं ऐसा। बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं जो बहुत ठीक ठाक बिहेव करते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं। हाँ पहले के थे, लेकिन ये कैसे आया? तो ये फिल्मों ने, समाज ने, मतलब मनगढ़ंत कहानियां सुना करके लोगों के अंदर सच में, तो जैसे ही पुलिस वालों की हम बात सुनते हैं दिमाग तुरंत विचलित हो जाता है कि अरे ये तो भ्रष्ट ही होगा, अरे ये तो परेशान ही करेगा। इसीलिए आप सोच करके देखो ना, कभी आपके दिमाग में ऐसा आया है कि जब साइबर फ्रॉड होता है, जब साइबर क्राइम होता है, तो मतलब ये बहुत, विदेश में ये बहुत मजाक की बात है, इंडिया में साइबर क्राइम ऐसे होता है कि वो कहते हैं मैं पुलिस का अधिकारी बोल रहा हूं, तो लोग एकदम डर जाते हैं। जबकि पुलिस का अधिकारी का नाम सुनते ही क्या होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि बस अब तो संरक्षण है, मतलब पुलिस का अधिकारी है। वो ये थोड़ी कहता है कि मैं कोई डाकू हूं, मैं ये हूं वो हूं, मैं पुलिस का अधिकारी हूं, तो लोग तुरंत एकदम डर जाते हैं। तो साइबर क्राइम में इंडिया को लेकर के ये एक मजाक की बात है कि ये बताता है कि हम अधिकारियों से, जो सरकारी अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, उनसे हम कितना डरते हैं कि तुरंत ही वो कहते हैं कि भाई इतना पैसा दो, नहीं तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हम डर जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में उनका इमेज है कि वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, इसीलिए तो उनकी बातों में तुरंत यकीन हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल अपोजिट है। वो इसी चीज के लिए, इसी चीज के संरक्षण के लिए वो है, लेकिन जब वो खुद वही करेंगे और उनका चरित्र, तो लोग डर जाते हैं। ये बताता है कि लोगों के अंदर सच में उनका इमेज ऐसा ही है।
तो दोस्तों जो गांव के पुलिस होते हैं, जहां पे जागरूकता नहीं होती या जो सच में भ्रष्ट पुलिस होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले वो गिरफ्तार करेंगे, जैसे ही 24 घंटे होने वाला होगा वो छोड़ देंगे, लोग देख लेंगे कि हाँ भाई ये आ गया है, 1-2 घंटे बाद फिर उसको पकड़ लेंगे, ऐसे करते हैं वो। बात समझ आ रहा है? लेकिन 24 घंटे तक लगातार आपको अपने पास वो नहीं रख सकते, तब उनको क्या करना होगा, जिला जो न्यायाधीश है या जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने उपस्थित करना होगा। तो मैंने आपको 2 बातें बताया, एक गिरफ्तारी का कारण जानना, दूसरा 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना। तीसरी बात, अगर दोस्तों ये सारी बातें हो रही हैं, इस बीच आपको आपके मनपसंद वकील करने का अधिकार है। आप अपना मनपसंद वकील करने के अधिकारी हैं, आप अपना मनपसंद वकील कर सकते हैं और इसको लेकर के आपको रोका टोका नहीं जाएगा। तो ये 3 अधिकार हैं, ये हमें हमारा, अरे क्या हो गया भाई, ठीक है। तो दोस्तों 22 के तहत गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, इसके तहत उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया है, निम्नलिखित 3 अधिकार होते हैं। तो पहला क्या है, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, आप इसी ऐसे ही शब्दशः लिखेंगे और शब्दशः याद करेंगे। अपने मनपसंद वकील और परामर्श मनपसंद वकील करने का अधिकार, और तीसरा है दोस्तों दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के भीतर उपस्थित करने का अधिकार। बिल्कुल आप इस चीज को रट लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार कंप्लीट हुआ। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उम्मीद करता हूं आप लोग अगर ढंग से पढ़े हैं तो जवाब देंगे। भारतीय संविधान, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, आप देखें ध्यान से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार केवल किसे प्राप्त है? तो 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार, तो मैंने आपको क्या बताया है, 15, 16, 19, 29 और 30, ये जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, इसमें 15 के तहत कोई 16, 19, 29, 30, इसके तहत जितने भी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उसके अधिकारी केवल और केवल कौन होंगे? केवल नागरिक होंगे दोस्तों, केवल नागरिक। विदेशी इस पर दावा नहीं कर सकते, ध्यान रखना है, विदेशी इस पर दावा नहीं कर सकते। तो 19 के तहत पूछ रहा है तो केवल भारतीय नागरिकों को, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19(1) का ए क्या कहता है? किस स्वतंत्रता से संबंधित है? अच्छा, 19 के 1 के ए में पूछ रहा है आपसे कि क्या है? वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, भारत में स्वतंत्र विचरण का अधिकार है, किसी भी व्यवसाय को अपनाने का अधिकार है। तो ये दोस्तों आप लोग जानते होंगे और इसका जो सही जवाब है बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी से संबंधित है। किस अनुच्छेद के तहत देश की सुरक्षा के आधार पर स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है? देश की, अब ध्यान से समझिए, आप क्या कह रहा है, देश की सुरक्षा के तहत आपको प्रतिबंधित किया जा सकता है, बोलने से आपको रोका जा सकता है। क्या सर जी ने नहीं बताया था आपको? बिल्कुल बताया था। क्या बताया था सर जी ने? सर जी ने यह बताया था कि वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा है, और ये युक्ति युक्त प्रतिबंध कहाँ है? तो ये है 19 के 2 में। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो आप जाकर के 19 को देखिए ध्यान से, जो जिस इसके पहले वाले क्लास में मैंने पूरा 19 को अच्छे से पढ़ाया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पूर्वग्रह के बिना गिरफ्तारी, इसका अर्थ है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। जैसे गिरफ्तारी शब्द देखें, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात करता है। किस आर्टिकल में हमें गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण प्राप्त है? तो आर्टिकल नंबर 22, ठीक है, आर्टिकल नंबर 22। ये अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत अधिकतम कितने समय तक निरुद्ध किया जा सकता है यदि संसद द्वारा कोई कानून न बनाया गया हो? ये मैंने आपको बताया नहीं है, आप इसको याद कर लीजिए, 3 माह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस स्वतंत्रता के अंतर्गत किसी भी स्थान पर आने जाने या बसने का अधिकार देता है? तो वो कौन सा हमारा जो मौलिक अधिकार है? तो 19 है, लेकिन यहाँ पे देखिए BCD करके दिया हुआ है, तो ये क्या कह रहा है? कहीं भी आने जाने की नहीं, जाने या बसने का अधिकार देता है। तो दोस्तों यहाँ पे दो, किसी भी स्थान पर जाने या बसने, यहाँ पे जाने शब्द मत लिखिए, बस बसने पर, किसी भी स्थान पर निवास करने की आज़ादी। तो आपको पता है इसमें से ई जो है, ई ये हमें कहीं भी निवास करने की आज़ादी देता है, लेकिन वहीं पर होता कि घूमने आने जाने की स्वतंत्रता, तो वो हो जाता हमारा डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आती? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रता नहीं आती? इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म का प्रचार, किसी भी व्यवसाय को अपनाना, देश के किसी भी भाग में बसना। तो ये दोस्तों 19 के अंतर्गत कौन सा एक नहीं आता? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सर जी नहीं बताया? बिल्कुल बताया। किसी भी धर्म का प्रचार करने बताया? नहीं बताया, नहीं बताया।
किसी भी व्यवसाय को अपनाना बिल्कुल, देश के किसी भी भाग में बसना बिल्कुल। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? किसी भी धर्म का प्रचार करने की बात 19 में नहीं है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है? और मैंने इसी क्लास में इस केस का नाम लिया है। आप अगर इस क्लास को देखेंगे तो मैंने नाम लिया है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। तो दोस्तों ये मेनका गांधी केस में कहा है, मेनका गांधी केस में, ठीक है। तो ये आप इस चीज को बिल्कुल रट लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन है हमारे पास। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर ये क्लास सच में आपको पसंद आया, अच्छा लगा और आपको इस वीडियो के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, स्वतंत्रता के अधिकार के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया भी हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए होगा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।